शुरू करें सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा किसी भी पॉइंट पे। देखो ये हमारे पास रिंग है जिसका रेडियस r है। आपको याद होगा कि एक्सियल लाइन पे अगर इस P पॉइंट पे हम लोग इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला रिंग की वजह से अगर ये r होता था तो बोलो 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 क्या होता था, बोलो बोलो, Gm बाय Gm तो होता ही था सर ना। इसके बाद आप ही बोल दीजिए Gm बाय, हाँ बोलो बोलो बोलो, ये अगर r हो रेडियस तो इसका होता था r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे पावर 3/2 और इंटू r होता था क्या, देखो तो इंटू स्मॉल r होता था क्या, सही है फॉर्मूला, गुड। अब देखो इंटेंसिटी जब आपको पता चल ही गया है तो इंटेंसिटी से हम लोग पोटेंशियल निकालने के लिए जानते हैं और पोटेंशियल होता है बाबू I = -dV/dr। कर दीजिए इसको, मतलब यहीं पे इंटीग्रेशन वाला मेथड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको dV चाहिए ना, dV बराबर -I/dr, इसी को इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपको जहां से जहां तक चाहिए था ओवरऑल आ जाएगा। तो इंटीग्रेट कर लीजिएगा, आसान है, कर लेना है। रिजल्ट हम लिख रहे हैं बस, देखो। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग वी गेट पोटेंशियल का फॉर्मूला बहुत ही आसान सा निकलेगा। Gm नेगेटिव तो होना ही है ना, -Gm बाय पावर जो है 3/2 ना, अब 3/2 ना होके बस पावर 1/2 बचेगा, मतलब स्क्वायर रूट r² प्लस r², ये होगा पोटेंशियल। तो फॉर्मूला याद रखना आसान है, याद रखिएगा। वैसे रिंग का पूछा नहीं गया है, सिलेबस में भी नहीं है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था तो हम बता दिए। ऐसे भी उसमें फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, ये हुआ रिंग की वजह से। और सेंटर पे आपको पता है कि सेंटर पे क्या होने वाला है, सेंटर पे ये r एलिमिनेट हो जाएगा और Gm/r हो जाएगा। नहीं, अगर एट सेंटर करें, ये हुआ पोटेंशियल एट P। अगर एट सेंटर की बात करें सर तो सेंटर हो जाएगा, सेंटर पे r का वैल्यू तो 0, अब ये 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r² से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और सेंटर पे आ जाएगा आपका -Gm/r, जो कि होता है। क्लियर है, छाप लीजिए फटाफट, फिर आगे बात करें। देखो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होता था -Gm/r। किसी भी मास की वजह से, पॉइंट मास की वजह से जो पोटेंशियल होता था वो Gm/r होता था, -Gm/r होता था। और पोटेंशियल होता क्या था, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता था। और इसी के बेसिस पे अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में हम लोगों ने जो पोटेंशियल डिफाइन करा था वो पोटेंशियल डिफरेंस ही था, लेकिन उसमें 2 पॉइंट में से एक पॉइंट स्पेसिफाई था इन्फिनिटी के लिए, तो उसी को क्लू मान के हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मास है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ और होगा, इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होता है, तो हमें इनकी भी डिफरेंस निकालने हैं। तो आपके पास एक ये तरीका है कि आप बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो और ए पॉइंट का, मतलब आपके पास एक तरीका ये है कि आप इन्फिनिटी से एक बार टेस्ट मास को बी पॉइंट पे लाइएगा तो बी पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाएगा, नहीं, और इन्फिनिटी से एक बार आप पॉइंट मास को ए पे लाइए तो ए का पोटेंशियल पता चल जाएगा। मतलब आपको ये काम 2 बार करना पड़ा, एक बार करने से भी ये काम हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, एक पॉइंट मास को बी से ए तक लाओ, बस। जब आप पॉइंट मास को बी से ए तक लाएंगे,
अभी भी आपको वर्क डन करना पड़ा, अभी भी वर्क डन करना पड़ा, अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा ना, इस वजह से अलग अलग वर्क डन होगा। लेकिन इस वक्त जो वर्क डन होगा भाई, आप क्या करो, इन्फिनिटी से बी पे पॉइंट मास को लाओ, वर्क डन निकाल लो, पोटेंशियल पता चल गया, वर्क डन पर यूनिट मास होता है ना, पोटेंशियल पता चल गया। उसी तरह से आप ए पे लाओ, पता चल गया यहाँ का पोटेंशियल, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कर लो। मतलब इनका पोटेंशियल मान लीजिए आया है 10, नहीं इसका पोटेंशियल मान लीजिए आया है 20 लाने से। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 20 - 10 बराबर 10। आई बात समझ में। अब क्या करो, आप उसी पॉइंट मास को बी से ए तक लाओ, सीधा सीधा वर्क डन 10 आएगा। मतलब ये हुआ कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टेस्ट मास को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कह दीजिए। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आया 10। हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे हो सकता है 10 है, यहाँ पे 20 हो सकता है, यहाँ पे 20 हो सकता है यहाँ पे 30 हो सकता है यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 हो, ये भी हो सकती है। हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तब तो यही तरीका फॉलो करना होगा। आई बात समझ में। किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो अगर आपको, तब तो आपको ये इन्फिनिटी से ही लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है तब तो इन्फिनिटी से मत लाइए, बस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच पता चल जाएगा। क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में अंतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में अंतर यह है कि पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, इज पोटेंशियल उस पॉइंट का। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होगा इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट स्पेसिफाई हो गया और पोटेंशियल में एक पॉइंट आपका इन्फिनिटी होगा। क्लियर हो गया ये बात। आइए इसे लिख लेते हैं। लिखते, इट इज डिफाइंड एज दी, इट इज डिफाइंड एज दी वर्क डन इन वर्क डन टू मूव यूनिट टेस्ट मास from one point to the other। बस ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हम लोग बी से ए ला रहे हैं, मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉइंट मास फ्रॉम बी टू ए, नहीं वर्क डन पर यूनिट मास। क्लियर। फॉर्मूला ऐसा ही चलेगा। आपको ये पता है कि ये वी ए कितना होता है, माइनस जी एम बाय, जैसे मान लो यहां से ये डिस्टेंस है आर ए और ये डिस्टेंस है मान लो यहां से आर बी, तो ये हो जाएगा आपका कितना, वी ए माइनस वी बी। तो ए से बी, ठीक। भी ये हो जाएगा आपका आर ए माइनस, और ये हो जाएगा माइनस जी एम आर बी। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकलेगा। दोनों पॉइंट का अलग अलग इंडिविजुअल निकाल के भी निकाल सकते हो, या आपको डायरेक्ट पता हो तो डायरेक्ट की फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है। जैसे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लें प्लस हो जाएगा, तो माइनस जी एम कॉमन ले लेंगे तो 1/RB माइनस 1/RA हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो डेल बी को। नोट कर लिए सर, समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। अगर हमारे पास ढेर सारे मासेस होंगे तो ढेर सारा पोटेंशियल बनेगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, नहीं तो अगला हेडिंग लगाएंगे पोटेंशियल ड्यू टू
जी पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ मासेस, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला मैटर। ढेर सारे मासेस होंगे तो, लार्ज नंबर ऑफ मासेस होंगे तो। जैसे मान लीजिए हमें एक मास है हमारे पास यहाँ पे m1, एक मास मान लीजिए m2, मान लीजिए m3, अलग अलग मासेस हैं और इस सबकी वजह से किसी एक पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता करना है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, डिस्टेंस मान लीजिए r1, डिस्टेंस r2, डिस्टेंस r3, इसी तरह से। तो बताइए इसका वेक्टर सम करोगे कि स्केलर सम करोगे? स्केलर, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर सम होगा, सीधा अलजेब्रिक सम कर देना है और कुछ नहीं, नहीं विद देयर साइन, साइन के साथ। तो ये क्या होगा? स्केलर सम, स्केलर सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दी मासेस, सारे मासेस की वजह से जो पोटेंशियल का स्केलर सम कर देना है। मतलब आपको नेट पोटेंशियल इस पॉइंट P पे जो होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू पहला, पोटेंशियल ड्यू टू दूसरा, पोटेंशियल ड्यू टू तीसरा, डॉट 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 डॉट। तो पोटेंशियल पहले की वजह से माइनस GM बाय GM1R1, उसी तरह से हाँ इधर प्लस होगा माइनस GM2 बाय R2, इसी तरह से सबको सम कर देना है। मतलब जो नेट आएगा वो समेशन ऑफ किसका? माइनस जी का, माइनस जी कॉमन ले लें, माइनस जी सम ऑफ ऑल दी मासेस MI बाय RI, नहीं और I कहाँ से स्टार्ट? 1 से I इक्वल टू N तक। ये ऐसे लिखने का तरीका है, ऐसे लिखते हैं ना सम के फॉर्म में। खैर रहने दो, सबका इंडिविजुअल सम करेंगे, हो जाएगा बाबू। क्लियर है? गुड, लिख लीजिए। ये क्लियर है? देखो जिस तरह से आप लोगों ने पॉइंट ऑफ जीरो फील्ड, पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स, न्यूट्रल पॉइंट ढूंढा था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल। जैसे मान लो दो मास होंगे, इसके बीच मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होने के चांसेस रहते हैं, नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होने के चांसेस रहते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। क्या हमारे पास पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल है? बोलो तो, क्या पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल पॉसिबल है? मतलब जहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाए, यही ना? अरे अच्छा देखो तो जरा, जैसे हमारे पास मान लीजिए पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, जिसको आप न्यूट्रल पॉइंट कह सकते हैं, जीरो पोटेंशियल। मान लीजिए हमारे पास दो मास हैं, एक मास m1 और एक मास मान लीजिए m2। अब इसके बीच में कोई एक ऐसा मास मान लो हमने रख दिया, ये भी पोटेंशियल फील करेगा? नहीं, इसकी वजह से हो सकता हो कि इसकी वजह से जो पोटेंशियल ये महसूस करे और इसकी वजह से जो पोटेंशियल महसूस करे, दोनों नलफाइल हो जाए, मतलब इक्वल पोटेंशियल महसूस कर ले। तो जो पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों की वजह से पोटेंशियल सेम हो जाए, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल कहते हैं। ये ना होता था, एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए या नेट पोटेंशियल जीरो हो जाए, मतलब इसे या इसको ऐसे सोचो,
इन्फिनिटी से एक मास को उठा के ले आओ, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे इसको लाने में कोई वगडन ना करना पड़े, वो पॉइंट मतलब इन दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट जहां पे इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में कोई वगडन ना करना पड़े, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। ये समझने में थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि सर वगडन तो करेगा ही करेगा, भाई नेट वगडन मतलब वगडन खत्म हो जाए, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी वजह से जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे, इसकी वजह से भी अगर उतना ही पोटेंशियल हो जाए, दोनों का सम ऑफ जीरो, नेट पोटेंशियल उस बॉडी का जीरो, तो पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, सिंपल वे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे करते हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया था? रूट वाला। वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा रूट वाला टर्म आता है बाबू, और स्केलर वाले में बिना रूट वाला टर्म आएगा, बात खत्म। आओ रिजल्ट दिखा दे। जैसे मान लो ये पॉइंट हमारा यहां से, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल है, वो मान लेते हैं यहां से x डिस्टेंस है और ये टोटल r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू? r माइनस x हो जाएगा। अब दोनों पोटेंशियल निकाल के इक्वेट कर देंगे, ये नहीं करेंगे? बिल्कुल। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? नेट पोटेंशियल हमें कितना चाहिए? जीरो चाहिए ना, तो नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B इक्वल टू जीरो। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो पोटेंशियल ड्यू टू A बताइए उस पॉइंट पे, माइनस GM बाय x, और प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस GM बाय r माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। माइनस माइनस उड़ा देते हैं क्या? तो ये हो जाएगा आपका कितना? सॉल्व करोगे जब इसको, तो यहां से एक माइनस बच जाएगा ना। GM बाय x इक्वल टू GM बाय r माइनस एक्स, ये ना होगा। GM उड़ गया और कुछ बचा क्या? अच्छा M1 M2 है ना रे, ओहो कैसे उड़ेगा? M1 जी उड़ेगा। अगर M1 M2 है तो जी कट गया, G और G कटेगा ओनली। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? x। कैसे निकालेंगे बाबू? x इक्वल टू x M2 है ना, x M2 इक्वल टू, माइनस लगा रहेगा ना, नहीं प्लस हो जाएगा, सही है, एक तो माइनस लगा रहेगा, माइनस x M2 इक्वल टू, माइनस x M2 इक्वल टू M1 r माइनस एक्स। बोलो कोई दिक्कत? यहीं से आपको x चाहिए तो x भेज दो ना इधर, ये माइनस जाके उधर सबको प्लस कर देगा, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना? r यानी x माइनस r, हाँ या ना, x माइनस r। कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ लग रहा है बाबू। दोनों का पोटेंशियल का डायरेक्शन अलग अलग है, किसकी वजह से? हाँ सर कहिए। ना भाई ना, हमको x निकालना है, छोटे वाले पे कितना पोटेंशियल? पोटेंशियल जीरो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर कोई मास रहेगा नहीं तो वो नेट पोटेंशियल जीरो फील करेगा, क्योंकि इसकी वजह से जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उसकी वजह से उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, इसलिए हमने दोनों की वजह से पोटेंशियल जीरो कर दिए। हाँ तो m का पोटेंशियल निकालिएगा तो GM बाय x ना होता है, ये मास नहीं लिखते हैं। आपको याद है ना कि जब जिस बॉडी का पोटेंशियल निकालना होता है जिस पॉइंट पे, उसी का मास लिखना होता है। तो M1 लिखे, जिस पॉइंट पे x लिख दिए। हाँ बोलो। हमको m का निकालना है। इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे, दोनों का सम ऑफ जीरो होना चाहिए, वही ना जीरो पोटेंशियल होता है। क्लियर? साइन नहीं लिखेंगे, साइन क्यों लिखेंगे? स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। VA इक्वल टू जीरो माइनस GM1 बाय एक्स, इसका हो गया r माइनस एक्स। हाँ यहाँ तक सही है। अब बोलो, अब इसको उधर शिफ्ट करोगे ना? हाँ ठीक है, तो यहाँ से जी कट गया आपका। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या क्या चीज़ें हटने वाली है? x निकालना है ना आपको, तो आप ये बताइए, माइनस M1 वहाँ बचा रहा और ये हो गया r माइनस एक्स इक्वल टू x M2 ना, गलत हुआ था, x M2। हमको x चाहिए तो इसको इधर भेज देंगे M2 को, तो हो जाएगा आपका, माइनस अंदर भेज दें, M1 बाय M2 इक्वल टू
आर ओ हो, एक्स तो यहाँ पे है ही, तो हटाना पड़ेगा। तुम लोग बैठ के खाली देखो, एक्स मत निकालो। हाँ, एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस m1r प्लस m1x इक्वल टू एक्स m2। अब उसको उधर भेजो या रहने दो, उसको इधर ही भेज देते इसको। तो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो m1 माइनस m2 हो जाएगा और उधर बच जाएगा आपका m1r। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? यहीं से x इक्वल टू आ गया आपका m1r बाय m1 माइनस m2। अब बाबू प्लस होगा, हाँ उसमें प्लस आया था, इसमें माइनस आ रहा है, तो थोड़ा सा लेकिन सिमिलर थोड़ा सा है। अब देखो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला याद करो तो देखो, जिससे निकाल रहे हैं ना पोजीशन, उसी का मास उसमें भी ऊपर होता था रूट के फॉर्म में, इसमें भी है बिना रूट वाला फॉर्म में, और नीचे जो मास होता था दोनों का सम होता था स्क्वायर रूट वाला, और यहाँ पे बिना स्क्वायर रूट वाला डिफरेंस है। अब बोलोगे सर इसका m1 आया है 15 kg और इसका 10 kg, नेगेटिव आ जाएगा। भाई आपको मास का डिफरेंस लिखना है, समझ गए बात को? आप m1 माइनस m2 करो या m2 माइनस m, हमको यहाँ पे क्या लिखना है? मास का डिफरेंस। याद रखिएगा यहाँ पे मास का डिफरेंस, कभी कभी ऐसा होगा, आपको मास का डिफरेंस लिखना है। क्लियर है? मतलब विथ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है मास के डिफरेंस का। छाप लीजिए, कभी कभी डायरेक्ट नीट में सवाल आ जाता है ऐसे, छापो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटेड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, GPE। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE, G का मतलब ग्रेविटेशनल, P का मतलब पोटेंशियल, E का मतलब एनर्जी, ठीक है? GPE। देखो किसी पोटेंशियल एनर्जी से आप लोग परिचित हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के में हो रहे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज की वजह से उसमें स्टोर होती है। किसी स्प्रिंग को खींचेंगे पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा, नहीं? तो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे किसी भी बॉडी के पास एनर्जी कैसे होगी? जैसे किसी भी बॉडी का किसी भी पॉइंट मास का अकेले पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट मास का, सिंगल पॉइंट मास का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। इसको कैसे समझें? जैसे मान लीजिए यहां पे कोई मास नहीं है, अभी यहां पे कोई मास नहीं है, और एक मास जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उसे आपको इस पॉइंट पे लाना है। कुछ भी वर्क करना पड़ेगा? नहीं, बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब हल्का सा बस इसको टुन कर दोगे आराम से चला जाएगा। फिर यहाँ पे रोकना है तो आराम से इसको हाथ लगा दो, रुक जाएगा। मतलब लगभग नेग्लिजिबल वर्क आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे एक बड़ा सा मास हो, अब इस मास को यहाँ पे भेजने में आपको वर्क करना पड़ेगा। भेजने में मतलब स्लोली स्लोली ले जाने में, क्योंकि ये मास तो इसको फटाक सा खींचेगा, और खींचेगा तो आपको क्या करना है? रस्सी पकड़ के रखनी है, धीरे धीरे ले जाना है, तब तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना। और वही वर्क इसी का पोटेंशियल एनर्जी है। आपको जो वर्क करना पड़ता है इस मास को यहां आने देने के लिए स्लोली स्लोली, वही वर्क कहां गया? इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो गया। आई बात समझ में? तो जिस तरह से वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, सेम यहाँ पे वही होता है। तो यहाँ पे कौन सा वर्क डन स्टोर होगा? जो वर्क डन आप करेंगे इस मास को यहां से यहां लाने में स्लोली स्लोली, यही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि ये मास से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, डिफिनेशन वैसा ही चलेगा लगभग। एक लाइन पहले लिखते हैं।
इट इज डिफाइन, हाँ, इट इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the body from infinity to that point, from infinity to that point against the gravitational field, नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप इसे मूव करवाना चाहते हैं स्लोली। नहीं, मूव कैसे करना है? मूव इस तरह से स्लोली स्लोली, धीरे धीरे से, नहीं, मतलब बिना काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए, इसलिए आपको वर्क करना पड़ रहा है और वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एक्चुअल में ये अगेंस्ट वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो वर्क डन नेगेटिव होगा आपका, इसलिए फॉर्मूला में नेगेटिव तो ऐसे रहना ही है। फिर भी देखो, जैसे एक मास हम लोग ला रहे हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और ये डिस्टेंस मान लीजिए r है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो वर्क डन के बराबर ही होगा। और ये वर्क डन कितना हो जाएगा भाई? देखो, इसके लिए आप इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। बोर्ड पे देखना कि मान लेते हैं कि अभी फिलहाल ये x पोजीशन पे था, यहां से x पोजीशन पे ये था, और dx डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए इसे dw वर्क करना पड़ा। इस वजह से उसमें थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। अगर यही dw को हम इंटीग्रेट करते हैं, हमें टोटल वर्क डन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो टोटल वर्क डन मिलेगा। वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा लगाना पड़ेगा बाबू? इसे ये खींच रहा है किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। आपको एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, जो कि लगभग ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जो कि होगा कितना? Gm1 m2 बाय r स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर। अभी तत्काल बोलो, ये इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इस डिस्टेंस से, और कितनी डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए? dx। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? कहां से ला रहे हैं बाबू? इन्फिनिटी से। कहां तक लाना है? r तक लाना है। बस आगे कहानी आपको पता है क्या करते हैं। जो जो कांस्टेंट वाला टर्म इसको बाहर कर लीजिए। अब बताओ, ये वर्क डन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? ये वर्क डन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, इतना क्या सोचना। ठीक है, ठीक है, जो जो बाहर कर लो इसे। वर्क डन माइनस Gm बाहर कर लिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स, dx के रिस्पेक्ट में -1 बाय एक्स, इन्फिनिटी से लेके r तक, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन इक्वल टू हो गया -Gm। और आपको पता है वैल्यू जब आप पुट करिएगा तो क्या होगा? बोलो, हाँ जी, यस। r लिमिट को पुट करोगे -1 बाय r, तो सिर्फ बचेगा आपका कितना? -1 बाय r होगा, और ये जाके इसको प्लस कर देगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हो गया Gm बाय r। देखो, सारा फॉर्मूला ना थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप, किसी में एक m, किसी में एक r, किसी में 2m, किसी में 2r, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है फॉर्मूला याद रखना। तो आप सिस्टम वे में याद रखिए। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फोर्स का तो फॉर्मूला याद ही है ना, Gm m2 बाय r स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला होता था Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। उसके बाद आपने पढ़ा फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला, फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला G m बाय
आर स्क्वायर। उसके बाद आपने पढ़ा पोटेंशियल, पोटेंशियल में जी एम बाय 1 ठो आर। देखो धीरे धीरे कुछ कुछ घट रहा है नहीं, हाँ माइनस में, ये भी माइनस में ऐसे होता था। और उसके बाद आपने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी M1 M2 बाय आर। फिर एक आया है बाबू, माइनस ऐसे होगा। अच्छा कोई बात नहीं, फॉर्मूला समझ में आया ना। तो इस तरह से आपको पैटर्न वे में ना सारा फॉर्मूला याद रहेगा, तभी एक फॉर्मूला याद रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कहीं पे आर छोड़ दोगे, कहीं पे आर स्क्वायर लगा दोगे। पहले यहाँ पे नोट करो, फिर आगे बात करते हैं इसमें। नोट कर लिए सर? पोटेंशियल एनर्जी, अभी जो हमने वर्कडन निकाला, ये वर्कडन किसका निकाला है? एक्सटर्नल वर्कडन निकाला है। अभी जो आपने वर्कडन निकाला है ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्कडन हुआ था, जो कि आया था कितना? जी, बोलो बोलो, हाँ, M बाय आर आया था पॉजिटिव। हमको किसका वर्कडन चाहिए भाई? किसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए? मास की ना। तो मास का वर्कडन करोगे तो मास का फोर्स यूज करोगे। मतलब ये हुआ, इसका जो वर्कडन हुआ है इसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर कर रहा था ना वर्क। तो आप जिधर जिस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, अगेंस्ट वाला टर्म है ना, क्या बोले थे? अगेंस्ट। तो आप जितना ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो आपके वर्कडन का नेगेटिव वर्कडन किसका होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड का। आप जितना वर्कडन करोगे उसी का नेगेटिव साइन कौन कैरी करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्कडन। तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना हो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे? नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बोलो, नेगेटिव ऑफ वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो सीधा से सीधा हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप पी भी कह सकते हो या इसे यू से डिनोट करते हैं। U इक्वल टू हो गया माइनस GM बाय आर। ठीक है। अगर ये फॉर्मूला तुम कभी भूल गए ना, अगर ये फॉर्मूला तुम कभी भूल भी गए तो तुम्हें हम याद दिलाने का तरीका समझाते हैं। एनर्जी मतलब वर्क, ठीक है, एनर्जी मतलब वर्क, और वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद है कितना? GM1 M2 बाय आर स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब तो चांस नहीं ना भूलने का। भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्कडन, और वर्कडन जो होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगी बस। तो GM1 M2 बाय आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट्टो कट्टो, GM1 M2 बाय आर बचा ना। क्लियर है? ठीक। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, कितना? माइनस GM बाय मतलब M1 M2 बाय आर। स्क्वायर मत करिएगा। देखो ये हमेशा नेगेटिव होगा, और आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो एनर्जी होती थी इसका सेंस हम आपको एनर्जी में दिए थे। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है? वर्क डन बाय दी या वर्क डन ऑन दी। जैसे नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब होता है? वर्क डन बाय दी। जैसे आप वर्क कर रहे हैं किसी पर, तो आप एनर्जी क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। नहीं, तो आप एनर्जी डोनेट कर रहे हैं मतलब क्या हुआ? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और जो एनर्जी गेन करेगा वो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, वो एनर्जी गेन का सेंस आता है। तो यही पे ये चीजें होंगी। तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात कि ये है तो एनर्जी ही ना, लेकिन किस टाइप की एनर्जी? हर टाइप की जो होती है वो स्केलर होती है। क्योंकि एनर्जी है इसीलिए इसका SI यूनिट नियम के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए बाबू? बिल्कुल, SI यूनिट इसका जूल हो जाना चाहिए। SI यूनिट जूल, इस हिसाब से इसका डायमेंशन भी आप लोग लिख लेंगे। बहुत सुंदर। ऑलवेज है बाबू, डायमेंशन क्या होता? जो भी होगा लिख लोगे ना। हाँ, ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होता है। आप ये बताइए, अगर हम R को इंक्रीज कर दें, एज R इंक्रीजेज, ये बात वर्क ऑफ एनर्जी में बढ़िया से डिस्कस हुआ था। R इंक्रीजेज
तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? नेगेटिव चीज घट रहा है ना, नेगेटिव ना चीज घटेगा, और नेगेटिव चीज का घटना का मतलब क्या होता है? अब भाई तुम्हारे पास -10% है और -5% है, तो अमीर -5% वाला हुआ ना? नहीं, अगर नेगेटिव चीज घट रही है, आर इंक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव वाला टर्म डिक्रीजेज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अरे भाई सिंपल सी बात है, जितना डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, ऐसे भी समझ लो ना। तब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी तो क्या होगा, एज आर इंक्रीजेज, नहीं, दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव। नहीं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कंफ्यूजिंग है इसीलिए। एज आर इंक्रीजेज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव, हैंस इट इंक्रीजेज। इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि लेस नेगेटिव का मतलब हुआ इंक्रीज करना। बाबू, है बाबू, उसके नीचे अच्छा डायमेंशन बाबू, DIMENSION, डीम लिख लिए। सोचे थे इसको खत्म करेंगे, लेकिन लगता है इसमें और लगेगा समय। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझे? थोड़ा सा और बताना इसमें बाकी रह गया है, उसको कल करेंगे कंटिन्यू, समझे? प्रॉब्लम सोचे थे कुछ कराएंगे आज, लेकिन कुछ बताना और बाकी, उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे। ये टॉपिक कल खत्म होगा, कल फिर नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। हो सकता है कैप्लर्स कर दे, या हाँ कैप्लर्स करेंगे, उसके बाद हम लोग प्लैनेटरी मोशन में चलेंगे। लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद कैप्लर्स, और कैप्लर्स के बाद सैटेलाइट मोशन, प्लैनेटरी मोशन, वो लास्ट टॉपिक। इस वीक में आपका ग्रेविटेशन उड़ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद।